हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवानी मैम और मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। इसके पहले जो है अभी तक हमने 4 नाटकों को पढ़ लिया है, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, आज की क्लास में हम ये 5वां नाटक है जिसको हम पढ़ेंगे। जो भी नाटक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये बुक से है, मेरे पास जो बुक है उसको मैं पढ़ती हूँ और उसी से जो है जो भी मैं नोट्स बनाती हूँ, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको नोट करती हूँ और उसी को PDF फॉर्म में जो है बनाकर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, इसको ज़रूर पढ़ा करिए। और आपको जो नहीं पता हो या अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छा है इसमें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कहीं से मैंने इधर उधर से कोई भी तथ्य नहीं लिया है, जो भी है बुक से है। बेशक आपके पास बुक है तो आप बुक से जो है मिला लीजिएगा। अगर आपको बुक का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको सारे PDF नोट्स जो भी है सब मिल जाएगा। ओके, और जो छोटा नाटक होगा, बहुत छोटा नाटक जो होगा उसको मैं बुक का ही पेज रख दूँगी वहाँ पर। ठीक है ना, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक को। ठीक है, और अगर आप लोग जो है जो यूनिट 2 है UGC नेट के सिलेबस में, जो यूनिट 2 है उसके लिए जो मैं सीरीज चला रही हूँ सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक का, वहाँ पे वो क्लासेस आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी आपकी तैयारी वहाँ से भी हो जाएगी यूनिट 2 के लिए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक। छोटी छोटी बातों को हम पहले जानते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें ध्रुव स्वामिनी नाटक किस आधार पे लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर यह नाटक लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1933 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है ये, यहाँ पे बुक मैंने रखा है। संपूर्ण नाटक का जो तथ्य आपको इस क्लास में जो है आपको मिलेगा। ठीक है, अंक, पात्र, भूमिका, सारांश, प्रमुख पंक्तियाँ, प्रमुख गीत, ये सभी आपको जो है इस क्लास में मिलेगा। चलिए देखते हैं, बात करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक। प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। 1889 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का, और मृत्यु 1937 ईस्वी में। बार बार मैं हर PDF में जो है जयशंकर प्रसाद का जन्म अमित मेंशन इसलिए करती हूँ कि बार बार आप देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगी ताकि आप लोगों का जो मन है वो अच्छे से बैठ जाए। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्रुव स्वामिनी नाटक को तो बहुत अच्छे से आप लोग को रिकॉल हो जाएगा और अच्छा लगेगा पढ़ने में और समझ में भी आएगा। ठीक है ना, तो बात करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो मूल समस्या है, आप सभी जानते हैं नारी समस्या पर लिखा गया यह नाटक है। इसमें जो है यह नाटक जो है नारी समस्या के इर्द गिर्द में संपूर्ण नाटक रचा गया है। ठीक है ना, संपूर्ण नाटक की जो रचा गया है यह नाटक, वो नारी समस्या के इर्द गिर्द ही घूमता है यह नाटक। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी समस्या को बड़े प्रभावात्मक शैली में जो है चित्रित किया है। इस नाटक में आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 अंक हैं। ठीक है, 3 अंक हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा बेसिक जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ। इस नाटक में 3 अंक है और 3 जो है दृश्य हैं। ठीक है, 3 अंक हैं और 3 ही दृश्य हैं इसमें। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक नाटक है, आप सभी को पता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह अंतिम नाटक है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है और इस नाटक में जो गीतों की संख्या जो है ज़्यादा नहीं है, 4 गीत हैं इसमें। ठीक है, प्रथम अंक में और द्वितीय अंक में गीत को मेंशन मैंने किया है। अभी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब देखेंगे पात्र परिचय। यहाँ पे पात्र परिचय में है ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा। मैंने अलग अलग नहीं किया है, स्त्री पात्र और पुरुष पात्र, इनको मैंने अलग नहीं किया, एक ही में किया है। आप इतना तो समझ ही जाएंगे। 3 इसमें जो है स्त्री पात्र हैं, ध्रुव स्वामिनी पहले और मंदाकिनी दूसरा, कोमा। ठीक है, अब देखेंगे पुरुष पात्र में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज और क्लिक और मिहिरदेव। ठीक है, मिहिरदेव ये गौड़ पात्र है, आप तो ध्यान रखेंगे। सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजरा, नर्तकियाँ, ये जो हैं पूछा जाता है गौड़ पात्र हैं ये सभी। अब यहाँ पे आप देखेंगे
कि कुल अंक जो है 3 हैं और 3 ही दृश्य हैं इसमें, यानी पहले अंक में पहला दृश्य, यानी कहने का मतलब है कि कुल 3 अंक हैं, हर अंक में एक दृश्य है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन पूछा जाएगा कि इस नाटक में कुल कितने अंक हैं, या तो पूछा जाएगा कुल कितने दृश्य हैं। तो 3-3 है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। पहला जो है अंक में जो पहला दृश्य है शिविर का पिछला भाग है। दूसरा है शक दुर्ग के भीतर सुनहले कंवल खंभों का एक दालान है। तीसरा जो दृश्य है शक दुर्ग के भीतर प्रकोष्ठ। ठीक है ना, ये हो गई बेसिक जानकारी। बहुत प्रश्न बनते हैं यहाँ से, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है स्टोरी बताती हूँ। एक छोटा सा नाटक है ये, ज़्यादा बड़ा नाटक नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। तो थोड़ा सा मैं स्टोरी बताऊँगी आपको, ताकि आपका जो है मन बैठ जाए इस नाटक को पढ़ने के लिए और अच्छा भी लगे। आप सभी जानते हैं कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य, ये जो आप पढ़ेंगे इस नाटक को तो आपको कहीं कहीं मिलेगा, ऐतिहासिक तथ्यों को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे लिखा गया है कि सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी से विवाह कर लेते हैं। ठीक है, परंतु इस नाटक में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे कारण क्या है यह कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो लोग मानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त अत्यंत कायर, और पढ़ेंगे नाटक को तो उसमें आपको पता चलता है कि ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त अत्यंत कायर और विलासी प्रवृत्ति का था और सम्राट बनने के लिए सर्वथा अयोग्य था वो। इसलिए सम्राट समुद्रगुप्त जो थे अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु रामगुप्त अपने अमात्य शिखर स्वामी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी यानी मंगेतर को प्रेयसी ध्रुव स्वामी से विवाह कर लेता है धोखे से। ठीक है, और राज सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। ठीक, अब वहाँ पे जो है चंद्रगुप्त स्वेच्छा से रामगुप्त को अपना सम्राट स्वीकार कर लेता है और ध्रुव स्वामी भी अपने आप को उन परिस्थितियों में ढालने की कोशिश करती है। ठीक है, उसके बाद परंतु उस समय चंद्रगुप्त के सब्र का बांध टूट जाता है। किस समय? जब रामगुप्त जो है अपनी कायरता से जो है सभी हदों को पार कर देता है। वो जो है ध्रुव स्वामी को सकराज के पास सौंपने के लिए योजना बनाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त उसके बाद वहाँ पे जो है चंद्रगुप्त जो है प्रस्थान करता है शकराज, और जहाँ पे इनकी बातचीत होती रहती है ना, रामगुप्त और शकराज और ध्रुव स्वामी। ठीक है, ये जो है आपस में बातचीत करते रहते हैं। वहाँ पे चंद्रगुप्त आता है, इन सारी बातों को सुनता है तो गुस्सा होता है और जो है वो स्वयं जो है ध्रुव स्वामी के वेश में जो है सकराज के शिविर में जाता है और उसका वध कर देता है। रामगुप्त धोखे से चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहता है। उसके बाद जो है रामगुप्त जो है चंद्रगुप्त की धोखे से हत्या करना चाहता है, तो एक सामंत होता है जो रामगुप्त को देख लेता है। वो सामंत जो है चंद्रगुप्त का होता है। वो जो है रामगुप्त को देख लेता है कि ये जो है हमारे सम्राट को मारना चाहता है, तो वो जाकर उसकी हत्या कर देता है, जो सामंत होता है। ठीक है, अंत में चंद्रगुप्त जो है ध्रुव स्वामी से विवाह कर लेता है और चंद्रगुप्त सम्राट व ध्रुव स्वामी जो है सम्राज्ञी बन जाती है। ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु 3 अंकों में विभक्त है। प्रथम अंक में रामगुप्त के शिविर का आरंभ होता है, दूसरे अंक में शकराज शिविर के प्रारंभ होता है तथा तृतीय व अंतिम अंक का पर्दा शकदुर्ग के भीतरी प्रकोष्ठ में उठता है और वहीं ध्रुव स्वामी नाटक का अंत हो जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि थोड़ी थोड़ी आप लोगों को जानकारी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रिकॉल हो गया होगा तो अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा आगे जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो ऐसा मैं मान के चलूँ कि आप लोगों ने ध्रुव स्वामी नाटक को पढ़ लिया है। ओके, अब बढ़ेंगे हम आगे। अब हम आते हैं प्रथम दृश्य पे। आप बुक खोलेंगे तो सबसे पहले प्रथम दृश्य में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम दृश्य क्या है? प्रथम अंक का प्रथम दृश्य क्या है? शिविर का पिछला भाग, उसके पीछे 25 जैसी पर्वतमाला है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले कामों वाले पर्दे खंभे पे बंधे हैं। 3 सुंदर मंच रखे हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज है। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं के चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की छटा लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। ठीक है, शिविर के कोने से ध्रुव स्वामी का प्रवेश होता है। ठीक है, उसी शिविर के कोने से जो है ध्रुव स्वामी का प्रवेश होता है।
पीछे एक लंबी और क्रूर स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। अब बढ़ेंगे आगे। इसमें जो है इस नाटक में मेन पात्र जो है ध्रुव स्वामी है। ध्रुव स्वामी के कथन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और ध्रुव स्वामी के कथन भी यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। देखेंगे ध्रुव स्वामी का कथन है, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतपुर में मेरे लिए जाने कब नीरव अपमान संचित रहा जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शयमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम ना करो, बोलो। ठीक है, यह कथन जो है ध्रुव स्वामी का है। आगे कथन देखेंगे। अगला कथन है, 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। अगला कथन है, अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल। उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। ठीक है, पूरे कथन को मैंने लिया है। यहाँ से कोई भी ज़रूरी नहीं, इतना लंबा कथन तो पूछेगा नहीं। यहाँ से पूछ सकता है, अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, या इस राजकीय अंतःपुर में सब एक जैसे रहस्य जो है छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं, मौन हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी पूछा जा सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी पूछा जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी पूछा जा सकता है। यानी इस लाइन में 3 से 4 कथन है। ओके, अब बढ़ेंगे हम आगे। अगला है ध्रुव स्वामी का कथन, इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निर्देशन न मिलेगा, क्या जिधर देखा कुबड़े, बौना, हिजरे, गूंगे और बहरे हैं। ये कौन कहता है? ध्रुव स्वामी कहती है। ध्रुव स्वामी का अगला कथन है, मैं तो अपने प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती, मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक न जान सकी। ठीक है, अगला कथन है, राजचक्र सबको पीसता है, पिसने दो, हम निसहायों को, दुर्बलों को पिसने दो। यह कथन जो है ध्रुव स्वामी का है। अगला कथन है, कितनी कठोरता है, मनुष्यों के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ घुस जाता है। ठीक है, ये सभी को जो कथन यहाँ पे दिए गए हैं ध्रुव स्वामी के हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो यहाँ पे 5 से 6 कथन, 7-8 कथन आपको देखने को मिलेगा। अब है दूसरा कथन रामगुप्त का। ठीक है, दूसरा जो पात्र है रामगुप्त, उसका देखते हैं। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा, वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे। ठीक है, ये लाइन आपको पढ़ के वैसे भी पता चल जाएगा कि ये रामगुप्त का कथन हुआ है, रामगुप्त का कथन है, अगर आपने नाटक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, अब आगे देखेंगे। खरस्वामी का है, मेघ सकुम आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकाना ही चाहिए। आगे देखेंगे। अगला है मंदाकिनी का कथन, सच है वीरता जब भागता है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल पड़ती है। ठीक है, यह कथन किसका है? मंदाकिनी का है, ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी का अगला कथन है, नहीं मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। ठीक है, यह मंदाकिनी का कथन है। देख लीजिएगा, इन सारे कथन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन शिखर स्वामी का है, राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। ठीक है, यह कथन शिखर स्वामी का है। अगला कथन है ध्रुव स्वामी का, पुरुषों ने स्त्रियों की अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वो मेरे साथ नहीं चल सकता। ये ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि ध्रुव स्वामी का है सारा कथन, यहाँ पे सब लिया है मैंने। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी बोलती है वो। आगे देखेंगे ध्रुव स्वामी का, मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। राज और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियों और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। ठीक है, ये भी कथन जो है ध्रुव स्वामी का है। अगला कथन देखते हैं, वो भी ध्रुव स्वामी का ही है। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपने छोटा सा नाटक है, इसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ PDF आपको दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे बुक का। ठीक है,
अगर आपने बहुत अच्छे से ध्रुव स्वामी को पढ़ा है तो ध्रुव स्वामी का जो भी कथन है अगर आता है तो वो आपसे मिस नहीं हो सकता, पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये ध्रुव स्वामी का ही नाटक है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त का कथन देखते हैं। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमोद से क्षणिक आवेश में दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। चंद्रगुप्त का कथन है ये। अगला कथन है चंद्रगुप्त का, ऐसे विनय प्रवंचकों का आवरण है जिनमें वह शील न हो जो परस्पर सम्मान का घोषणा करता है, कालपुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। ये कथन जो है चंद्रगुप्त का है। अब देखते हैं मंदाकिनी का कथन है, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए असमर्थ है, तब भी उन राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। ये किसका कथन है? मंदाकिनी का कथन है। अब देखते हैं कि प्रथम दृश्य के महत्वपूर्ण गीत। ठीक है, प्रथम दृश्य में देखिए 2-3 महत्वपूर्ण गीत हैं, 4 गीत हैं। ठीक है, प्रथम दृश्य में जो है 2 गीत हैं और द्वितीय दृश्य में भी 2 गीत हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए गीतों को देखते हैं। मंदाकिनी का गीत है, यह कसक अरे आंसू सहज जा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा वन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैला बह जा। ठीक है, मंदाकिनी का गीत है ये, ध्यान रखिएगा आप लोग, मंदाकिनी का गीत है। मैंने सभी गीतों को यहाँ पे लिया है। ये नीचे मंदाकिनी का प्रथम दृश्य में जो है मंदाकिनी के गीत हैं। ठीक है, पैरों के नीचे जल हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कागारों के नीचे शत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो बिकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक अपथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। ठीक है, इन गीतों का सभी गीतों को मैंने लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सभी गीत यहाँ पे मेंशन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं द्वितीय दृश्य पे। द्वितीय दृश्य पे देखिए, मैंने पहले ही दृश्यों का जो है वहाँ पे मेंशन किया था स्टार्टिंग में। देखिए, शक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों का एक दलान। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये द्वितीय दृश्य का है। बीच में छोटी छोटी 2 सीढ़ियाँ हैं, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का समंदर, लकड़ी का सिंहासन है, बीच में 2 खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्रों वाले तिब्बती ढंग के पर्दे पड़े हैं, सामने छोटे से आंगन और दोनों ओर क्यारियों के 2-4 पौधे हैं और लताएं फूलों से लदी दिखाई पड़ती हैं। फिर कोमा का जो है प्रवेश होता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम दृश्य में जो हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, प्रथम दृश्य में उसमें जो है ध्रुव स्वामी का प्रवेश होता है, द्वितीय दृश्य में कोमा का फिर प्रवेश होता है। अब यहाँ पे द्वितीय दृश्य में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कथन कोमा का मिलेगा। कोमा का कथन है, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य का आवरण डाल देती है। ठीक है, ये कथन जो है कोमा का है। दूसरा कथन है कोमा का, वसंत का उदास और अलस पवन आता है चला जाता है, कोई उसके स्पर्श से परिचित नहीं है। ये सारे कथन कोमा के हैं, बहुत अच्छे हैं। कोमा एक बहुत अच्छी पात्र है। वहाँ एक मिनट होल्ड करेंगे आप लोग। ठीक है, कोमा के कथन हम लोग पढ़ रहे हैं। कोमा का कथन, दूसरा कथन है यहाँ पे देखेंगे, जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आँखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं भी अस्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, सारे कथन कोमा के हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब शकराज का है, द्वितीय दृश्य में जो है शकराज के कथन है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लेता है। यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, 4 कथन इसी में शामिल हैं, आप देखिएगा। शकराज का कथन है, हम लोग गुप्तों की दृष्टि से जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा की बर्बरता के अनुकूल ही होगी। ठीक है, यह कथन शकराज का है। शकराज का अगला कथन है, भाग्य ने झुकने के लिए जिले विवश कर दिया है। उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है, यह उनकी दयनीय दशा है। ठीक है, शकराज का कथन है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं मिहिर देव के कथन पे। ठीक है,
मिहिरदेव का कथन देखेंगे आप लोग। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति की भी हाथ। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे होगा जिसका विश्व मानव के साथ संबंध है। ठीक है, ये सारे कथन जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा सारे कथनों को, मिहिरदेव का है। हम बढ़ते हैं आगे, लास्ट में है चंद्रगुप्त का एक कथन है द्वितीय दृश्य में। मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। ठीक है, ये द्वितीय दृश्य में चंद्रगुप्त का, खैर पूछेगा नहीं कि कौन सा कथन किस दृश्य से है, लेकिन उसी हिसाब से मैंने बनाया है, तो आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, अब द्वितीय दृश्य में आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोमा का प्रवेश होता है द्वितीय दृश्य में, तो इसके गीत यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यौवन तेरी चंचल छाया, उसमें बैठ घूंट भर पी लूँ, जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में मद बन कर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। कितना अच्छा गीत है, ये गीत कोमा गाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इन गीतों को आप देखें, ये नर्तकियाँ गाती हैं। जो द्वितीय दृश्य में जो दूसरा गीत है वो नर्तकियों का है, देखेंगे। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मनिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। लास्ट की जो ये दो पंक्तियां हैं, इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खली है, भर उठी प्यालियां सुमनों की सौरभ मकरंद मिलाया है, पूछा गया है। ठीक है, सारे गीत को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें 4 गीत हैं यहाँ पे जो नर्तकियों का है। तो ठीक है, यहाँ पे गीत की संख्या मैंने आपको बताया था 4 गीत हैं। प्रथम दृश्य में 2 गीत है और द्वितीय दृश्य में 2 गीत है। ठीक है ना, तृतीय अंक में कोई गीत नहीं है। ठीक है, हम चलेंगे अब तृतीय दृश्य की तरफ। तृतीय दृश्य का देखिए, शकदुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ 3 मंचों का एक दलान है। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। ध्रुव स्वामिनी पाद पीठ के ऊपर बाएं पर दाहिना पैर रखकर अंधेरों से डंक लगाए चिंता में निमग्न बैठी है, बाहर कुछ कोलाहल होता है। ठीक है, ये तृतीय दृश्य का महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी का कथन है। तृतीय दृश्य में जब आएंगे तो ध्रुव स्वामिनी सबसे पहले उसका कथन है, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है, वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। ठीक है, ये कथन ध्रुव स्वामिनी का है। यहाँ पे जो है ध्रुव स्वामिनी का है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्रुव होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्रुव स्वामिनी ध्यान रखिएगा। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की अराजकता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। ठीक है, कथन, ये सारे कथन जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब मंदाकिनी का कथन है, जिन स्त्रियों को धर्म संबंध में बांधकर उसकी संपत्ति के बिना आप उसका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंबन मांग सकें। ठीक है, यह कथन जो है ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, मंदाकिनी का कथन है, लेकिन पढ़ के ऐसा लगेगा आपको कि ये ध्रुव स्वामिनी का कथन है। तो आप लोग ध्यान से इस कथन को जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पुरोहित का है, स्त्री और पुरुष के परस्पर विश्वासपूर्वक धर्म अधिकार रक्षा का सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है, यदि ऐसा ना होता तो धर्म और विवाह खेल है। ठीक है, किसका है, पुरोहित का है। यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी का है, खेल हो, ध्रुव स्वामिनी का है। ठीक है ना, यहाँ पे कट गया है। ध्रुव स्वामिनी का कथन है, खेल हो या ना हो, किंतु यह क्लीव पति के द्वारा परित्याज्य नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। कोमा का है, कोमा का कथन है, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी। ठीक है, कथन जो है आप लोग सारा पढ़ लीजिएगा, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, आगे मंदाकिनी का कथन है, स्त्रियों से इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। ठीक है, यह कथन मंदाकिनी का है, कितनी असहाय दशा है, अपने निर्बल और अवलंबों को खोजे वाले हाथों में ये पुरुष के चरणों को पकड़ती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला कथन मंदाकिनी का ही है, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह पड़ गया है। ठीक है, मंदाकिनी का कथन है। चंद्रगुप्त का कथन है तृतीय दृश्य में, रोग जर्जर शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलूस की ढेरी पर बाहरी कुमकुम लेसर लेप गौरव नहीं बढ़ता। चंद्रगुप्त का कथन है। ठीक है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कथन यहाँ पे कोमा का, मंदाकिनी का, ध्रुवस्वामिनी का और चंद्रगुप्त का, जिसमें खास करके सबसे ज़्यादा कथन मंदाकिनी का है, कोमा का और ध्रुवस्वामिनी का। ये लास्ट का है मंदाकिनी का कथन। तृतीय दृश्य में तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया। ठीक है, ये कथन किसका है? मंदाकिनी का है। अब यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों को बच्चन सिंह की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वहाँ पे जो है पेज नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेज नंबर भी मैंने लिया है। पेज नंबर 370 पे आप जाएंगे, अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। पेज नंबर 370 पे यहाँ पे जो ध्रुवस्वामिनी नाटक के बारे में बच्चन सिंह ने जो अपना वक्तव्य रखा है वहाँ पे इसको मैंने लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ध्रुवस्वामिनी उनका जीवन नाट्य प्रयोग है, विषय वस्तु इतिहास रहित है, पर इसका दृष्टिकोण नया है। दृष्टिकोण की नवीनता के कारण इसका नाट्य संरचना पूर्ववर्ती नाटकों से भिन्न हो गई है। यह एक प्रकार की समस्या है, समस्या नाटक है, ठीक पाश्चात्य ढंग की समस्या नाटक नहीं। पूर्ववर्ती नाटक स्वच्छंदतावादी है। ठीक है, पूर्ववर्ती नाटक जो स्वच्छंदतावादी नाटक है। तो ध्रुवस्वामिनी आधा रोमांटिक और आधा यथार्थवादी है। इन्होंने क्या कहा है? ध्रुवस्वामिनी नाटक को आधा रोमांटिक और आधा यथार्थवादी नाटक है। इससे जो है नाटक की रसवत्ता और यथार्थता में अभिवृद्धि हुई है। संस्कृत के देवी चंद्रगुप्त नाटक रखालदास के उपन्यास ध्रुवा और मुंशी के ध्रुवस्वामिनी नाटक से अपेक्षित प्रभाव ग्रहण करते हुए भी यह नया और मौलिक है। ठीक है, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, यहाँ तक जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक के बारे में दिया गया है बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने आज पढ़ के ध्रुवस्वामिनी नाटक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ये नाटक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नाटक के साथ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।